121 एपिसोड। जैसे ही नियति उस आवाज को सुनती है वो अपनी जगह पर ही जम जाती है और उस आवाज को सुनकर ही उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। और वो पलट कर देखती है तो उसके सामने रोहन काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है जो उसे ही घूर कर देख रहा होता है। और नियति को भागते देख रोहन नियति का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए घर के अंदर ले जाने लगता है और नियति भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और रोहन से छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगती है, मगर रोहन उसकी एक नहीं सुनता और उसे ले जाकर होल में ही फंस पर पटक देता है, जिस कारण नियति का सर जाकर जमीन से टकरा जाता है और उसका सर पूरी तरह से घूमने लगता है। तभी रोहन काफी ज्यादा गुस्से में उसे देखकर बोला, मैंने तुमसे कहा ना, अभी मेरा मन नहीं भरा तुझसे, और जब मेरा मन नहीं भर जाता तब तक मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने देने वाला, मगर तुझे मेरी बात समझ कहाँ आने वाली, इसलिए तुझे आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। बोल वो दीवार पर दानगी चाबुक निकाल कर नियति की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में बढ़ने लगता है, जिसे ऐसे अपने तरफ आते देख नियति बोली, नहीं रोहन, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो रोहन, प्लीज मुझे मत मारो। बोल वो उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है, मगर रोहन नियति की एक नहीं सुनता और नियति ने जो अपने फटे हुए ही कपड़े पहने होती है उन्हें पूरी तरह से फाड़ कर नियति के शरीर से अलग कर देता है, जिस कारण अब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, जिसे देख रोहन गुस्से में उसे देखकर बोला, अब मैं तेरे इस बदन में इतने निशानों की झाप छोड़ दूंगा जिस कारण कोई भी लड़का कभी तुझे देखना तक पसंद नहीं करेगा और ना ही कभी कोई तुझसे शादी करेगा। इतना बोल वो नियति को उस चाबुक से बिना रुके मारने लगता है और उस बड़े से घर में नियति की दर्द से भरी आवाजें गूंजने लगती हैं, मगर उतनी ज्यादा दर्द भरी आवाजों को सुनकर भी रोहन का दिल नहीं पिघलता और वो उसे तब तक मारते रहता है जब तक नियति बेहोश होकर वहीं पर गिर नहीं जाती। इस समय नियति के पूरे बदन पर ढेर सारे जख्मों के निशान होते हैं और उन सारे निशानों से खून बह रहे होते हैं, पर फिर भी रोहन का मन नहीं भरता और वो उस हालत में भी अपनी मनमानी उसके साथ करने लगता है। और जब उसका मन भर जाता है तब वो उसे कोई इंजेक्शन लगा देता है और वही इंजेक्शन वो उसे तब तक लगाता है जब तक नियति उसके पास रहती है। फ्लैशबैक ओवर। उन सारी बातों को याद कर नियति बिलक बिलक कर रोने लगती है और नियति की बात सुनकर आदर्श को ऐसा लगता है जैसे किसी ने नियति को नहीं उसे कई बार कोडों से मारा हो और उसे अपने सीने में काफी तेज दर्द हो रहा होता है। आदर्श को आज उस रोहन से काफी ज्यादा नफरत होने लगी थी। तभी आदर्श खुद से बोला, जितने दर्द और जितनी तकलीफें तूने मेरी नियति को दी है रोहन राज, मैं आज खुद से वादा करता हूँ उससे कई ज्यादा तकलीफ और दर्द ये आदर्श राजपूत तुझे देगा। बोल वो नियति के आंसू पोंछ उसे शांत करवाता है, मगर नियति शांत ही नहीं होती है, वो बस बिलक बिलक कर रो ही रही होती है। और जब आदर्श को कुछ समझ नहीं आता वो नियति को कैसे शांत करवाए, तब वो नियति का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर नियति के होठों पर अपने होठों को रख उसे सॉफ्ट किस करने लगता है और आदर्श के किस करने पर नियति का सिसकना कम होने लगता है और थोड़ी देर वैसे ही किस करने पर नियति एकदम शांत हो जाती है, जिसे शांत होते देख आदर्श नियति को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर लिटा देता है और उसके बालों पर हाथ फेर बोला, सो जाओ नियति, कल सुबह सब कुछ ठीक होगा, तुम बस आराम करो। बोल वो नियति को सुलाने लगता है और थोड़ी ही देर में नियति आराम से सो जाती है, जिसे सोते देख आदर्श कब्र के पास जा अपनी एक शर्ट निकाल उसे नियति को पहना देता है और नियति के माथे पर किसकर अंश और नियति दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर वहां से बाहर निकल जाता है, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही होती है, रोहन नियति को किस तरह की इंजेक्शन लगाया करता था, पर वो नियति से ये पूछ उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। जब आदर्श अपने घर पर बने स्टडी रूम में जाता है जहां पर वीर और उसकी मोम पहले से ही बैठे उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जब आदर्श वहां पर जाता है तब मिताली उसे देखकर बोली, नियति ठीक है बेटा, जिसे सुन आदर्श बोला, नहीं मोम, मेरी नियति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जिसके कारण उसकी ये हालत है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हम परसों ही यहाँ से चल रहे हैं मोम, बस एक बार ये मोनिका का चैप्टर क्लोज हो जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर उस मोनिका के कारण आज मेरी नियति इतनी तकलीफ में है, उसे इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक तक आ गया, पर फिर भी वो अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना घर लौट आई अपने बच्चों के लिए और उसके मन में डर बैठा है कहीं वो अपने बच्चों की कस्टडी ना खो दे। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है और वो अपनी मोम को देख बोला, मोम आपको पता भी है नियति के मन में अपने बच्चों को खोने का डर इतना ज्यादा बैठ गया है, जिस कारण वो चाहती है मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी मोनिका के नाम कर दूं, नियति को कुछ भी नहीं चाहिए, उसे ये धन दौलत पैसे पावर कुछ भी नहीं चाहिए मोम, उसे बस अपने बच्चे और अपना परिवार चाहिए जिसमें आप में और दोनों बच्चे शामिल हैं, नियति को इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोलती हैं, ये सब कुछ मैं फिर से कमा सकता हूँ, उसे मुझ पर पूरा भरोसा है, पर अगर उसने एक बार अपने बच्चे खो दिए तो वो उन्हें वापस नहीं पा सकेगी।
और उस मोनिका ने नियति के मन में इतना ज्यादा डर भर दी है जिसके कारण आज नियति की इतनी बुरी हालत है। मोम में उस औरत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, उस औरत के कारण मेरी नियति इतनी बुरी तरह से टूट चुकी है जिसे संभाल पाना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बोलते हुए वो काफी ज्यादा मायूस लग रहा होता है। आदर्श वैसे ही मायूसी के साथ बोला, मोम मैं नियति को इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं उसे इस तरह रोते हुए और इतना लाचार बिल्कुल भी नहीं देख सकता। नियति हमेशा हंसने और मुस्कुराने वाली, हम सबके होठों पर मुस्कान लाने वाली, आज वो खुद ही इतनी लाचार लग रही है जिसे ऐसे देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बोलते हुए वो रो पड़ता है। और आदर्श की बात सुन मिताली भी बोली, नियति को वैसे देखना किसे अच्छा लगता है बेटा, वो तो हमेशा हंसती और मस्ती करते हुए और तुझे डांट लगाती ही अच्छी लगती है, पर उस चुड़ैल ने हमारी अच्छी भली नियति को पूरी तरह से डरा कर रख दिया है जिस कारण वो ये भी नहीं देख पा रही अभी उसकी कुछ घंटों पहले कितनी बड़ी सर्जरी हुई है। उद्धरण चिन्ह। और उसे आराम की जरूरत है, अगर उसने आराम नहीं किया तो उसे कितना नुकसान भी हो सकता है, उसे अपनी जरा सी भी फिक्र नहीं है। बोलते हुए ही वो भी काफी ज्यादा मायूस लगने लगती है। उन दोनों को ऐसे देखकर वीर बोला, तो क्या सोचा है तूने, क्या करना है उस चुड़ैल का? उद्धरण चिन्ह। वीर की बात सुनकर आदर्श एक चेयर पर बैठते हुए बोला, जो भी सबूत मैंने तुझे जमा करने के लिए कहा था उसे कल हम कोर्ट में दे देंगे, जिसे देखने के बाद कोर्ट ही फैसला करेगी उसके साथ क्या करना है, और जब कोर्ट अपना फैसला सुना दे तो मैं उसे उसके किए की सजा अपने तरीके से दूंगा। बोलते हुए उसकी आंखें काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती हैं। तभी मिताली बोली, मैंने अपने लोअर से बात कर ली है बेटा और उसे सब समझा दिया है, बस तुम नियति को संभाल लेना अपनी। मोम की बात सुनकर आदर्श बोला, हाँ मोम, मुझे उसे संभालना होगा, अगर उसे हम नहीं संभालेंगे तो वो टूट जाएगी। एक बच्चे को खोने का दुख क्या होता है ये वो जानती है, हम नहीं, इसलिए हम सच में उसका दर्द समझ नहीं सकते पर उसके मन का डर निकाल जरूर सकते हैं। फिर वो तीनों मिलकर थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद आदर्श अपने कमरे में चला जाता है। जब आदर्श कमरे में आकर देखता है तो परी भी अब नियति के पास ही आकर लेट गई थी, और नियति ने अंश को खुद से ऐसे चिपका कर सोई थी जैसे कोई अंश को उससे दूर ना कर दे। उद्धरण चिन्ह। आदर्श बेड पर सो रहे उन तीनों को देखता है जो न सिर्फ उसकी दुनिया बल्कि उसकी पूरी जिंदगी थी। उन तीनों को देख आदर्श के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो भी पीहू की साइड जाकर लेट जाता है और अपने डेड को अपने पास महसूस कर पीहू नींद में ही आदर्श के पास खिसक कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है और अपना एक पैर आदर्श की कमर में डाल उसे हक कर सो जाती है। अपनी बेटी की इस क्यूट सी हरकत देख आदर्श भी एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसे हक कर सो जाता है। वैसे यहाँ पर बहुत से लोगों को लगेगा नियति काफी ज्यादा ड्रामा कर रही है और वो कमजोर लग रही है, मगर आप सब नियति के नजरिए से भी एक बार सोचकर देखना, कुछ समय पहले ऐसे ही केस में उसने अपनी बेटी को खो दी थी, तो एक बच्चे को खोने का डर क्या होता है ये नियति ही अच्छे से समझती है। 122 एपिसोड। अगली सुबह आज का दिन एक बार फिर से नियति के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा था और नियति को नहीं पता था आज का दिन उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। सुबह का समय जब आदर्श की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने सबसे पहले अपनी बेटी पीहू का फेस आता है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी और बेड पर सो रही अपनी मोम को देख रही थी, जो अंश को अभी भी अपने सीने से ही लगाए होती है। पीहू अपनी मासूमियत से भरी नन्ही सी आंखों से बस अपनी मोम को ही देख रही होती है। जब आदर्श पीहू को ऐसे नियति को देखते हुए देखता है तो वो पीहू से बोला, पीहू बेटा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। अपने डेड की बात सुनकर पीहू आदर्श को देख बोली, डेड मोम ठीक तो है ना, उन्हें कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा होगा ना? बोलते हुए ही वो अपनी मासूम सी आंखों से अपने डेड को देखने लगती है। तभी अपनी बेटी की बातों का जवाब देते हुए आदर्श बोला, हाँ बेटा आपकी मोम ठीक है, बस वो थोड़ी सी बीमार है, पर हम सब मिलकर उनकी अच्छे से केयर करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तभी आदर्श समय देखता है तो 8 बजने वाले होते हैं। ये देख आदर्श पीहू से बोला, चलो पीहू बेटा आज डेड आपको रेडी कर देते हैं, आज मोम को परेशान नहीं करते। अपने डेड की बात सुनकर पीहू बोली, डेड आप अंश को रेडी कर दो, पीहू अब बड़ी हो गई है और पीहू खुद से तैयार हो जाएगी। पीहू अपनी मोम को परेशान नहीं करना चाहती। इतना बोल पीहू नियति के पास जाकर धीरे से उसके माथे पर किस कर देती है, मगर किस करते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो नियति का माथा अपने एक हाथ से छूकर बोली, डेड मोम को तो फीवर आया है। जिसे सुनते ही आदर्श भी जल्दी से जाकर नियति को छूकर देखता है तो नियति सच में तप रही होती है। ये देख आदर्श अंश को नियति से अलग कर उसे थोड़ा दूर कर नियति को उठाते हुए बोला, नियति नियति उठो,
आदर्श की बात सुनकर नियति धीरे से अपनी आंखें खोल आदर्श को देखती है और उसे देखते ही उसे याद आता है उसे तो कोर्ट जाना है। ये याद आते ही नियति उठने की कोशिश करते हुए बोली, आदर्श जी हमें कोर्ट जाना है, हम लेट तो नहीं हुए ना। नियति की बात सुनकर आदर्श पीहू से बोला, पीहू बेटा दादी के पास जाओ और उन्हें बोलो वो डॉक्टर को यहाँ कमरे में भेजे, आपकी मोम कोई बुखार आया है। अपने देव की बात सुनकर पीहू हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है और अंश भी अब जाग जाता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पर आकर नियति को चेक कर और उसे इंजेक्शन देकर वहां से चला जाता है। तभी नियति भी आदर्श को देख बोली, आदर्श जी हमें कोर्ट चलना चाहिए, कहीं हम लेट ना हो जाए। नियति की बात सुनकर आदर्श प्यार से नियति को समझाते हुए बोला, नियति अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं और मोम है ना, हम दोनों कोर्ट चले जाएंगे और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हमारे बच्चे हमारे पास ही रहेगी, कोई भी उन्हें हमसे दूर नहीं कर सकता। जिसे सुन नियति जिद करते हुए बोली, नहीं आदर्श जी हम घर पर ऐसे नहीं रुक सकते, वहां पर वो औरत पता नहीं क्या नाटक करेगी और कितनी ही साजिश करके बैठी होगी, वो हम नहीं रुक सकते, यहाँ पर हमें जाना होगा और अगर हम अभी नहीं जाएंगे तो क्या पता जज हमें सच में गैर जिम्मेदार माँ समझे और हम गैर जिम्मेदार माँ बिल्कुल भी नहीं है। आदर्श जी हम नहीं चाहते कोई भी हमारी ममता पर उंगली उठाए, इसलिए हम कोर्ट जरूर जाएंगे। बोलते हुए ही वो बेड से नीचे उतरने लगती है। उद्धरण चिन्ह। जिसे ऐसे उतरते देख आदर्श जल्दी से नियति के पास जाकर बोला, नियति तुम्हें आराम की जरूरत है और 10 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है, तो तब तक तुम आराम करो। जिसे सुन नियति बोली, आदर्श जी हम वापस आकर आराम कर लेंगे, पर अभी नहीं, अभी हमें तैयार होना है, हम लेट नहीं हो सकते और आपने तो हमें अपने वकील से मिलाया भी नहीं है, हमें उनसे मिलना भी है। बोल वो जाने लगती है। तब आदर्श उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर लिटाते हुए बोला, डॉक्टर ने तुम्हें अभी नहाने से मना किया है और तुमने रात में अपनी सारी बैंडेज गीली ही कर ली थी, वो तो अच्छा हुआ बैंडेज ऊपर से वाटरप्रूफ थी, नहीं तो तुम्हें इन्फेक्शन भी हो सकता था। तुम्हें खुद की जरा सी भी फिक्र नहीं है, पर हम सबको तो तुम्हारी फिक्र है नियति, और तुम खुद को इस तरह से तकलीफ पहुंचाकर हम सबको भी तकलीफ ही देती हो, इसलिए चुपचाप से बैठे मैं तुम्हें स्पंज बात देता हूं। जिसे सुन नियति बोली, आप माँ को बोल दीजिए आदर्श जी, वो हमारी मदद कर देगी। नियति की बात सुनकर आदर्श उसे घूर कर देखते हुए बोला, नियति क्या तुम अपनी माँ की ही बेटी हो, मेरी पत्नी नहीं हो जो तुम्हें स्पंज बात भी मोम दे। चुपचाप से बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे ब्रश और बाथ दोनों के लिए बकेट लाता हूँ। इतना बोल वो बाथरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने कमरे के सोफे पर बैठी अपने हाथ में पहनी घड़ी को देख रही होती है और घड़ी को देखते हुए ही बोली, मैंने तो सोची थी वो लड़की आदर्श को मना लेगी अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए, मगर नहीं, वो लड़की मेरी बात नहीं मानी। ऊपर से उसे इतना ज्यादा डराने और धमकाने का भी कोई मतलब नहीं, उस पर तो जैसे किसी भी बात का कोई असर ही ना हुआ हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करना ना सही, पर कोर्ट उसके दोनों बच्चे मुझे आराम से देगी और फिर जब बच्चे मेरे पास रहेंगे तब तो आदर्श खुद चलकर मेरे पास आएगा और अपनी सारी दौलत मुझे आराम से दे देगा। बोल वो मुस्कुराने लगती है और उसकी बात सुन उसका वकील जो उसके बाजू में ही बैठा होता है वो उसकी बात सुनकर बोला, वैसे कोर्ट छोटे बच्चों की कस्टडी तो माँ को ही देती है, मगर आपके एक्स हस्बैंड रिच है, पर मैं भी काफी अच्छा वकील हूँ, ये केस तो हम ही जीतेंगे। वैसे भी नियति वो तो इससे भी पहले मुझसे ही हारी है और इस बार तो ये बच्चे उसके है भी नहीं और ये मुद्दा हम अदालत में रख सकते हैं, ये हमें काफी काम आएगा। जिसे सुन वो दोनों ही साथ में मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ आदर्श बड़े ही आराम से नियति को हल्के हाथ से स्पंज बात दे रहा होता है और वो इस बात का पूरा ध्यान भी रख रहा होता है कहीं वो नियति को किसी भी तरह की कोई चोट न पहुंचा दे। थोड़ी ही देर बाद आदर्श नियति को उसके कपड़े पहनाकर तैयार कर देता है और उसे नाश्ते के लिए नीचे लेकर जाता है जहां पर सारे लोग होते हैं। तभी मिताली नियति को देख बोली, अब कैसा लग रहा है नियति बेटा? जिसे सुन नियति मिताली को देख बोली, मैं ठीक हूँ माँ। नियति की बात सुनकर मिताली उसे चेयर पर बैठने का इशारा करती है और उसे नाश्ता करने को बोलती है। जिसे समझ नियति अपनी प्लेट में रखी खिचड़ी देखती है और बिना किसी नाटक के उसे खाने लगती है, क्योंकि उसे पता था ये खिचड़ी डॉक्टर के कहने पर ही उसे देने को बोला गया है। जब सबका नाश्ता हो जाता है तब नियति मिताली का आशीर्वाद लेकर आदर्श के साथ बाहर जाने लगती है। तब पीहू बोली, मोम दे रुकिए, पीहू भी आपके साथ ही चलेगी। जब नियति पीहू की इस बात को सुनती है तो उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है और उसे परी के लिए बोले गए सारे शब्द फिर से याद आने लगते हैं, जिसे याद कर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो आदर्श का हाथ अपनी बाह से हटाकर पीहू के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। जिसे ऐसे बैठते देख सारे लोग बस उसे ही देखने लगते हैं। तब नियति अपनी आंखों में आ रहे आंसू को पोंछकर पीहू के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, पीहू बेटा आप तो अपनी मोम की अच्छी और प्यारी बेटी हो ना, साथ ही काफी ज्यादा समझदार भी। जिसे सुन पीहू बोली, यस मोम, पीहू आपकी अच्छी और समझदार बेटी है।
ये सुन नियति के फेस में मुस्कान आ जाती है और वो अपनी आंखों में आ रहे आंसू को किसी तरह से रोकने की कोशिश करते हुए बोली, पीहू बेटा, आज आपकी मोम आपसे कुछ बोलने वाली है, तो आप अपनी मोम की बात को समझोगी ना? कहीं आप हमारी बात सुनने के बाद अपनी मोम से नफरत तो नहीं करोगी ना बेटा? और कहीं आप मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? जब पीहू अपनी मोम की आंखों में आंसू और उनकी बातों को सुनती है तो पीहू बोली, मोम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पीहू अपनी मोम से कभी भी नफरत नहीं कर सकती, ना ही पीहू कभी भी आपको छोड़कर जा सकती है। पीहू और आप, हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। मोम बोलते हुए वो नियति की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ देती हैं। और वहां पर खड़े वीर आदर्श और मिताली तीनों उन दोनों को देख रहे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं नियति पीहू से बोलना क्या चाहती है। तभी आदर्श को सब समझ आ जाता है, आखिर नियति पीहू से बोलना क्या चाहती है। तभी नियति पीहू का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर बोली, पीहू बेटा, मोम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मोम आपसे इतना ज्यादा प्यार करती है जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है, मगर एक सच और है शायद जिसे आप नहीं जानते हो, मगर आपका जानना जरूरी है। बोलते हुए ही उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर अपनी सारी हिम्मत जमा करती है, जैसे उसे ये बोलने में बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही हो, मगर उसे बोलना तो था ही, इसलिए अपनी आंखों को खोल वो पीहू को देख बोली, पीहू मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है बेटा, मैं तुम्हें जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ। तुम्हें और अंश दोनों को ही जन्म देने वाली माँ कोई और है, मैं वो नहीं हूँ, पर मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बेटा। पर ये सच जानने के बाद कहीं आप मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? बोल वो रोने लगती हैं। तभी अपनी मोम की बात सुनकर पीहू नियति का चेहरा उपकर उसकी आंखों से आंसू पोंछ बोली, मोम एक बात बोलूँ आपसे? जिसे सुन नियति हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे देख पीहू बोली, मोम जन्म देने से ही कोई माँ नहीं बनती, माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी हो, जिसे अपने बच्चे के दर्द से दर्द हो और उनकी खुशी से खुशी। और आप वही हो जिन्हें हमारे होने या ना होने से फर्क पड़ता है, जिसे हमारे हंसने और रोने से फर्क पड़ता है। और मुझे पता है मोम, आपने अंश और मुझे जन्म नहीं दिया है, पर फिर भी आप ही हम दोनों की मोम हो, और इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता, खासकर वो गंदी आंटी जिन्होंने मुझे जन्म देने के बाद हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। जैसे ही नियति पीहू की बात सुनती है वो हैरान होकर पीहू को देखने लगती है। तभी पीहू बोली, दादी ने मुझे ये पहले ही बता दिया था मोम, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, पर आप ही मेरी मोम हो और पीहू आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाने वाली, तो आप ये डर अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी पीहू छोटी जरूर है, पर पीहू को अच्छे से पता है कौन उसका अपना है और कौन पराया। बोल वो नियति के गले लग बोली, मोम पीहू आपसे ढेर सारा प्यार करती है और पीहू की अगर कोई मोम है तो वो नियति है। अपनी बेटी की बात सुनकर नियति भी उसे कसकर अपने गले लगा लेती है और उन दोनों माँ बेटी को देख सबके फेस पर भी मुस्कान आ जाती है। साथ ही अंश जो हमेशा जलता है वो भी खिलखिलाकर जोर से हंसने लगता है। 123 एपिसोड। फैमिली कोर्ट के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा होती है और बहुत सारे रिपोर्टर वहां पर खड़े होकर लाइव न्यूज दिखा रहे होते हैं, क्योंकि सभी को ये बात पता चल चुकी थी आज यहाँ पर आदर्श राजपूत और फिल्म हीरोइन मोनिका के बच्चों की कस्टडी का केस है। तो सबको ये जानने की पड़ी थी आज केस कौन जीतेगा और कौन नहीं, और सारे रिपोर्टर को यहाँ से अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए अच्छी खासी न्यूज मिलने वाली थी, जिस कारण वो सभी यहाँ पर पहले ही आकर लाइव न्यूज दिखा रहे थे। और वैसे भी कैस शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के बच्चों की कस्टडी का था, तो सबकी ही नज़र इस बात पर जमी हुई थी। साथ ही सबको ये जानना भी था आज क्या होने वाला है यहाँ पर। तभी वहां पर मोनिका की कार आकर रुकती है और उसमें से मोनिका अपने वकील के साथ बाहर निकलती है, जिसे देख सारे रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। मोनिका, आपको क्या लगता है आज कोर्ट क्या फैसला लेगी, कौन जीतेगा केस और बच्चों की कस्टडी कोर्ट किसे देगी? तो किसी ने बोला, मिस मोनिका, एक बार तो आप हार चुकी हो, फिर भी आप कोर्ट तक आ गई, आपको डर नहीं है कहीं उस प्रतियोगिता की तरह यहाँ पर भी आप हार ना जाओ? उस रिपोर्टर की बात सुनकर मोनिका उसे बोलना तो चाहती थी, मगर उसे पता था ये समय गुस्से में आने का नहीं बल्कि शांति से काम लेने का है, इसलिए वो सबको देखकर बोली, देखिए कोर्ट जो भी फैसला लेगी वो आप सबको जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे भी पहले जो कुछ भी हुआ हो वो एक अलग बात है, मगर बात यहाँ पर मेरे बच्चों की है और मैं उनकी असली माँ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कोर्ट एक माँ को उसके बच्चों से दूर नहीं करेगी। इतना बोल वो अपने वकील के साथ अंदर चली जाती है और उसके जाने के बाद रिपोर्टर अपने कैमरे में देख बोलने तो देखा आप सबने दोस्तों, मिस मोनिका का कहना है वो एक माँ है और एक माँ को उसके बच्चों से दूर नहीं किया जाना चाहिए। और मोनिका की बातों से साफ पता चलता है उन्हें पूरा यकीन है कोर्ट उनके फेवर में ही फैसला लेगी। तो आप सबको क्या लगता है क्या होगा कोर्ट का फैसला और किसे मिलेगी बच्चों की कस्टडी? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह।
मोनिका के बाद वहां पर 4 से 5 बड़ी महंगी और चमचमाती ब्लैक कार आकर रुकती है, जिसमें से करीब दर्जन भर काले सूट पहने बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और एक कार के दोनों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं, जिनकी पोजीशन लेते ही अंदर से पहले आदर्श बाहर निकलता है। फिर वो नियति को भी गाड़ी से बाहर निकलने में मदद करता है और उनके ही साथ पीहू भी बाहर निकलती है, जिन्हें देखते ही रिपोर्टर उनके पास आकर सवाल करने लगते हैं, जिन्हें देखकर नियति डरने लगती है, पर आदर्श के साथ होने पर उसका डर कुछ कम सा होता है, क्योंकि उसे इस चीज़ की आदत जो नहीं थी। रिपोर्टर उनसे सवाल करने की कोशिश करते हैं, मगर बॉडीगार्ड उन तीनों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, जिस कारण रिपोर्टर उन तक पहुंच नहीं पाते हैं और आदर्श नियति को सहारा देकर अंदर लेकर चला जाता है, जहां पर पहले ही एक तरफ मोनिका अपने वकील के साथ बैठी होती है। मगर जब मोनिका देखती है आदर्श और नियति के साथ पीहू बस आई है और उसके साथ कोई वकील भी नहीं है, ये देखकर मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने वकील को देख बोली, लगता है इस आदर्श को कोई वकील नहीं मिला अपना केस लड़ने के लिए, या फिर उसे समय ही नहीं मिल पाया किसी वकील को हायर करने के लिए, बोल वो मुस्कुराने लगती है। मगर जब नियति मोनिका के ऐसे मुस्कुराते हुए फेस को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अभी इस चुड़ैल का मुंह नोच ले, मगर वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। कुछ ही देर में वहां पर जज भी आ जाती है। जब नियति उस जज को देखती है तो उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं और वो उस कोर्ट को देखती है। फिर वकील और जज इन तीनों को देखकर एक बार फिर से उसके सामने कुछ समय पहला मंजर घूमने लगता है, जब परी उसे छोड़ गई थी। ये याद करते ही नियति का पूरा शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखें बहने लगती हैं। तभी उसे अपने हाथों पर एक नन्हे हाथों की गर्माहट महसूस होती है, साथ ही अपने कंधों पर किसी के गर्म हाथों का एहसास, जिसे महसूस कर नियति उन दोनों की तरफ देखती है, जो उसकी जिंदगी और दुनिया दोनों ही थे, जिन्हें देख उसका वो डर कम होने लगता है और वो अपने आंसुओं को साफ करती है। तभी जज बोली, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए, जिसे सुन मोनिका का वकील अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, योबना केस बहुत ही ज्यादा सिंपल और सरल है, इसलिए मैं अदालत का कीमती समय बर्बाद न करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बोल वो एक नज़र मोनिका को देखता है, फिर जज को देख बोला, मेरी क्लाइंट मिस मोनिका ने अपने एक्स पति मिस्टर आदर्श राजपूत पर केस की है ताकि अदालत उन्हें उनके बच्चों की कस्टडी दे। बोल वो थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, मेरी क्लाइंट मिस मोनिका और उनके पति आदर्श का कुछ सालों पहले डिवोर्स हो गया था और उस समय मिस मोनिका की फाइनेंशियल हालत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिस कारण वो अपने बच्चों की अच्छे से जिम्मेदारी उठा सके, इसलिए वो अपने बच्चों को मिस्टर आदर्श के पास छोड़कर गई थी, ताकि जब वो कुछ बन जाए फिर अपने बच्चों को अपने साथ ले जाए और उन्हें अपने पास रख सके। मगर अब जब मिस मोनिका के पास अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे हैं और वो उन्हें अच्छी परवरिश दे सकती है, तो वो वापस अपने बच्चों को चाहती है, पर मिस्टर आदर्श मोनिका को उनके बच्चे नहीं देना चाहते, जबकि बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत है। इतना बोल वो शांत हो जाता है। मगर उस वकील की बात सुनकर मोनिका अपना रोना सा फेस बना लेती है, तो उस वकील की बात सुनकर नियति को डर लगने लगता है और वो अपनी पकड़ पीहू के हाथ पर मजबूत कर लेती है। उद्धरण चिन्ह। तभी जज आदर्श को देख बोले, मिस्टर आदर्श आपके वकील नहीं आए क्या? आपने अपने तरफ से केस लड़ने के लिए किसी वकील को अपॉइंट नहीं किया है? जज की बात सुनकर आदर्श अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, मिलोड मेरा वकील बस आता ही होगा, तब तक आप विपक्षी पक्ष की बातों को सुन सकते हैं, वो बस आने ही वाले होंगे। आदर्श की बात को सुनकर मोनिका का वकील बोला, मिलोड मुझे लगता है मिस्टर आदर्श ने कोर्ट को कोई मस्ती या मजाक करने की जगह बना कर रखा है, जो इन्हें ये भी नहीं पता अदालत का समय कितना ज़्यादा कीमती होता है और इन्हें उसे इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस वकील की बात सुनकर आदर्श बोला, मैं माफ़ी चाहूँगा मिलोड मेरे वकील के देरी से आने के लिए, मगर मेरा वकील एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर आ रहे हैं, जिस कारण उसे थोड़ी देरी हो रही है, पर तब तक दूसरे पक्ष के लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। आदर्श की बात सुनकर जज मोनिका के वकील को उसकी बातें जारी रखने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर मोनिका का वकील मोनिका को विटनेस बॉक्स में बुलाता है, जिसे सुन जज उसे परमिशन दे देती है। तब वकील मोनिका से बोला, तो आप कुछ बताना चाहेगी मोनिका, आप क्यों अपने बच्चों को इस तरह छोड़कर गई थी? आप उन्हें अपने साथ भी तो ले जा सकती थी ना? अपने वकील की बात सुनकर मोनिका मगरमच्छ के आंसू अपनी आंखों में लाकर बोली, मिलोड दुनिया की कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने छोटे से बच्चों को छोड़कर चली जाए। मैं भी नहीं जाना चाहती थी, मगर जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तब मेरे पति के साथ तलाक हो गया, तब मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर तब मेरे पति ने मुझे मेरी बेटी को ले जाने नहीं दिया और मुझसे कहा, अगर मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ तो पहले उस लायक बन जाओ, उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेने आऊँ। इसलिए मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को छोड़ गई।
ताकि मैं कुछ बन सकूं, मगर आज जब मेरी अपनी एक पहचान है, मैं इस लायक हूं अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं, तो मेरा एक्स पति मुझे मेरे बच्चों से मिलने तक नहीं देता। यहाँ तक उसने तो दूसरी शादी तक कर ली, मगर उससे कोई मतलब नहीं, उसकी अपनी जिंदगी है, वो जैसे चाहे वैसे जिए। बस मुझे मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। मिलोड बोलते हुए वो रोने का नाटक करने लगती है और उसकी बात सुनकर नियति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि मोनिका कितनी सफाई से झूठ बोल रही होती है, ये देख नियति हैरान थी। तभी मोनिका आगे बोली, मिलोड मुझ पर दया करो, मुझे मेरे बच्चों को लौटा दीजिए, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकती हूँ। और वैसे भी सारी दुनिया को पता है सौतेली माँ कैसी होती है, और मैं अपने बच्चों को किसी सौतेली माँ के हवाले नहीं कर सकती जो मेरे बच्चों को परेशान करे या उन्हें मारे पीटे। बोल बोल रोने लगती है। और मोनिका की इस बात को सुनकर नियति खुद को रोक नहीं पाती और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, ये औरत झूठ बोल रही है जज मैडम, ये पूरी तरह से झूठ बोल रही है, ये हमारे बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, ना ही ये कोई अच्छी माँ है, ये पूरी तरह से झूठ बोल रही है। नियति की बात सुन जज नियति को देखती है और जज नियति को देखकर थोड़ी हैरान होती है, पर वो अपनी हैरानी छुपाकर बोली, आपको जो भी बोलना है आप विटनेस बॉक्स में आकर बोलिए। जिसे सुन नियति अपनी जगह से आगे बढ़ने लगती है, पर वो लड़खड़ा जाती है और गिरने के लिए होती है। ये देख पीहू और आदर्श दोनों ही उसका एक एक हाथ थाम लेते हैं और उसे सहारा देकर कटघरे तक ले जाते हैं, जहाँ पर नियति उस बॉक्स को ही पकड़कर उसके सहारे से खड़ी हो जाती है और बोली, जज मैडम, ये औरत जो भी बोल रही है वो सब झूठ बोल रही है। हमारे पति ने इसे तब बच्चे ले जाने के लिए नहीं रोका था जबकि ये औरत खुद अपने छोटे से बच्चे को जन्म देते ही छोड़कर चली गई थी। नियति की इस बात को सुनकर मोनिका का वकील बोला, ऑब्जेक्शन यो बानम, मिस नियति बात को कहीं की कहीं और ले जा रही हैं, जबकि ये तो उस समय वहां पर थी भी नहीं, तो ये कैसे बोल सकती है, मेरी क्लाइंट अपने ही बच्चों को छोड़कर गई थी। उस वकील की बात सुनकर नियति बोली, नहीं, हम बात को किसी और दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, जो सच है हम वही बोल रहे हैं, ये औरत खुद अपने बच्चों को छोड़कर गई थी। नियति की बात को बीच में ही काटकर वकील बोला, आप इतने यकीन से कैसे बोल सकती हैं, मोनिका अपने ही बच्चों को छोड़कर गई, क्या आप उस समय वहां पर थी? उद्धरण चिन्ह। वकील की बात सुनकर नियति बोली, हम उस समय वहां पर नहीं थे। जिसे सुनकर वकील बोला, जब आप वहां पर थी ही नहीं तो आप ये कैसे बोल सकती हैं? मोनिका अपनी ही बेटी को छोड़कर गई, जबकि सभी जानते हैं कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती, मगर आप एक माँ को झूठी साबित कर रही हैं। बोल बोल नियति को देखता है तो नियति उसकी बात सुनकर बोली, नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं, मोनिका ही अपने बच्चों को छोड़कर गई थी। बोलते हुए ही नियति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी नियति की बात को काटते हुए वकील बोला, आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सको? मेरी क्लाइंट ही अपने बच्चों को छोड़कर गई थी। उस वकील की बात सुनकर नियति बोली, नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर हम सच बोल रहे हैं, ये औरत किसी भी बच्चे की मां बनने के काबिल नहीं है। नियति की बात सुनकर वकील बोला, कौन किसकी मां बनने के काबिल है और कौन नहीं, ये कोर्ट डिसाइड कर लेगी मिस नियति, पर अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप मान लो आप झूठ बोल रही हो। इससे पहले नियति कुछ बोलती वहां पर किसी की आवाज सुनाई पड़ती है जो बोला, सबूत मेरे पास है। जिसे सुन सब उस आवाज की दिशा में ही देखते हैं तो वकील अपने सामने खड़े वकील को देख चौंक जाता है। 124 एपिसोड। जैसे ही वहां पर आवाज आती है, सबूत मेरे पास है, जिसे सुन सारे लोग उस आवाज की दिशा में ही देखने लगते हैं और जब मोनिका का वकील अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और उसके माथे से ठंडे पसीने निकलने लगते हैं। तभी सामने से एक दुबला पतला लड़का, जो देखने में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था, 6 फीट लंबा कद, गोरा रंग, किसी को भी घायल कर देने वाली आंखें और चेहरे पर एक अलग ही चमक, उस लड़के को देख मोनिका का वकील चौंक जाता है। तभी वो लड़का जिसने काला कोट पहना था वो सामने आकर जज से अपना सर झुकाकर बोला, मिलोड, देरी से आने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मैं सीधे लंदन से यहाँ पर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई है। बोल वो थोड़ा रुकता है। जिसे सुन जज बोली, अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। जिसे सुन वो लड़का हल्का सा मुस्कुरा देता है, मगर नियति उस लड़के को देख सोच में पड़ जाती है, ये है कौन। तभी उसकी नज़र वीर पर जाती है जो उसके ही साथ आया था और वो अब आदर्श के साथ ही बैठा था, जिसे देख नियति सब समझ जाती है। वही मोनिका अपने वकील को देख बोली, ये लड़का कौन है और तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो। मोनिका की बात का जवाब देते हुए उसका वकील बोला, ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर भी काफ़ी बड़ा वकील है।
और इसने आज तक कोई केस नहीं हारा है, बल्कि हारे हुए केस को भी ये जीत चुका है। उसकी बात सुनकर मोनिका हैरान हो जाती है। तभी वो लड़का जिसका नाम विहान रघुवंशी था वो बोला, मिलोड में अपना और अदालत दोनों का समय बर्बाद करने में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं सीधे मुद्दे में आने की जगह अदालत को कुछ सबूत दिखाना चाहूँगा जिससे साबित हो जाए अभी मेरी क्लाइंट ने जो भी कुछ कही वो बिल्कुल सही है। आदर्श ने मिस मोनिका से अपने बच्चे को नहीं छीना है, बल्कि मोनिका खुद ही अपने बच्चों को छोड़ गई थी। उस वकील की बात सुनकर मोनिका भी हैरान होती है। तभी वो वकील बोला, मिस नियति, क्या आप कुछ देर के लिए वापस आकर बैठेगी? वैसे भी मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा समय तक खड़ी रहने की हालत में है। जिसे सुन नियति विटनेस बॉक्स से बाहर निकलने लगती है पर लड़खड़ा जाती है, जिसे देख वो वकील उसे सहारा देकर आदर्श के पास ले जाकर बिठा देता है। तभी वकील बोला, मिलोड में यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। जिसे सुन जज इजाज़त देती है। तभी वहाँ पर दो डॉक्टर व्हाइट कोट पहनी आती हैं, जिन्हें देखकर मोनिका के फेस के रंग ही उड़ जाते हैं और वो खुद से ही बोली, ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने तो पता करी थी ये दोनों यहाँ से कहीं और जा चुकी हैं, तो ये दोनों यहाँ पर कैसे आ सकती है? तभी वो आदर्श के फेस के तरफ देखती है जो नियति को प्यार से देख रहा होता है, जिसे देख मोनिका का खून खोल जाता है। तभी विहान उन दोनों डॉक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उन्हें देखकर बोला, तो आप बताना चाहोगी अदालत को आप कौन है? जिसे सुन पहली डॉक्टर, मिलोड में वही डॉक्टर हूँ जिसने मिस मोनिका की डिलीवरी कराई थी। जैसे सुन विहान बोला, ये बात कब की है? जिसे सुन वो डॉक्टर बोली, ये बात करीब 5 साल और करीब 5 या 6 महीने पहले की है। मैं मिस मोनिका को कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही डॉक्टर ये बात बोलती है, मोनिका का वकील बीच में आकर बोला, ऑब्जेक्शन मिलोड, मुझे लगता है मेरे काबिल वकील केस को किसी और ही तरफ लेकर जा रहे हैं। उस वकील की बात सुनकर विहान बोला, मिलोड इनसे बोलिए ये मुझे मेरा काम करने दे। मैं जो भी पूछ रहा हूँ वो इस केस से संबंधित ही है, तो आप मुझे मेरा काम करने दे। जिसे सुन जज मोनिका के वकील को अपनी जगह में बैठने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। जिसे देख विहान बोला, आप अपनी बात जारी रखिए। डॉक्टर जिसे सुनकर वो जज की तरफ देखकर बोली, मिलोड जब मैंने उस समय मिस मोनिका की डिलीवरी करवाई थी तब मोनिका ने अपनी बेटी को देखने से भी साफ मना कर दी थी और उन्होंने मुझे मिस्टर आदर्श राजपूत का नंबर देकर बोली थी वो इस बच्ची की मां नहीं है और उसे इस बच्ची से कोई भी लेना देना नहीं है और मैं इस बच्ची के पापा को फ़ोन कर बुला लूँ, वो इसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। मिस मोनिका तो अपनी बेटी को जन्म देने के बाद आधे घंटे भी वहाँ पर नहीं रुकी थी, ना उन्होंने एक बार भी उसे देखी थी। वो तो मिस्टर आदर्श ही थे जिन्हें मैंने जब कॉल कर बताई थी तो वो तुरंत ही वहाँ पर आकर अपनी बेटी को अपने साथ ले गए थे। उस डॉक्टर की बात सुनकर विहान उसे जाने के लिए बोलता है और वहीं पर बैठी मोनिका अपना मुंह अपने ही एक हाथ से छुपाने लगती है। मगर नियति जब डॉक्टर के मुंह से परी के जन्म के बाद की बात सुनती है तो उसे मोनिका पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, साथ ही उसे अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। जो उसे जन्म देने वाली माँ इतनी बुरी औरत निकली, ये सोचकर ही वो पीहू को साइड से ही हक कर लेती है। तभी विहान दूसरी डॉक्टर से बोला, तो आप बताना चाहेगी मोनिका ने जब अपने छोटे से बेटे को जन्म दी थी तब उन्होंने अपने बेटे को अपनी गोद में ली, उसे अपना दूध पिलाई या उसे एक बार भी प्यार की? विहान की बात सुनकर वो डॉक्टर बोली, जी नहीं। इन्होंने बोलते हुए वो मोनिका की तरफ इशारा कर बोली, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं की थी, बल्कि इन्हें तो अपनी फिल्म की पड़ी थी जिस कारण ये अपने बेटे को जन्म भी नहीं देना चाहती थी। ये मेरे पास अपने बच्चे को गिराने के लिए आई थी, तब मैंने ही इन्हें बताई थी अगर ये ऐसा करने का सोचती भी है तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, जिस कारण इन्हें मजबूरी में अपना बच्चा रखना पड़ा। मगर उस बच्चे के जन्म से पहले ही इन्होंने कहा था मैं इसके जन्म लेते ही बच्चे के पिता को बता दूं, वो इसे अपने साथ ले जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। इन्होंने जन्म देते ही उस नन्हे से बच्चे को मरने के लिए वहीं पर छोड़कर भाग गई थी। वो तो अच्छा हुआ मिस्टर आदर्श सही समय पर आ गए और उन्होंने अपने बेटे को अपने साथ ले गए। उस डॉक्टर की बात सुनकर विहान उसे भी जाने के लिए बोलता है। फिर वो जज को देख बोला, मिलोड सारे गवाह आपके सामने हैं, मिस मोनिका कैसी औरत है और कैसी माँ है तो मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सब कुछ समझ सकती है। फिर वो कुछ पेपर उन्हें देते हुए बोला, मिलोड ये वो पेपर है जिनसे साफ पता चलता है मोनिका जी ने मेरे क्लाइंट मिस्टर आदर्श राजपूत से डिवोर्स के बदले 50 करोड़ की एक काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम ली थी। साथ ही ये 2 डिवोर्स पेपर है जिन्हें इन दोनों ने बनवाया था। पहला मिस मोनिका ने बनवाई थी जिस पर साफ लिखा है 50 करोड़ लेने के बाद कभी भी मिस्टर राजपूत की जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगी और उन्हें कभी भी अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं होगा। वो उन पेपर को जज के सामने कर देता है और दूसरे पेपर देते हुए बोला, और ये वो पेपर है जिसे मिस्टर राजपूत ने बनवाए थे जिस पर लिखा अगर एक बार मोनिका ने उनसे डिवोर्स ले ली
तो वो कभी भी उनकी जिंदगी में या उनके बच्चों की जिंदगी में लौटकर कभी नहीं आएगी, ना ही वो कभी भी उन्हें किसी भी तरह से परेशान करेगी। और 50 करोड़ लेने के बाद तो वो कभी भी मिस्टर राजपूत पर किसी भी तरह का कोई हक नहीं जता सकती, ना ही वो कभी लौटकर वापस आ सकती है, जिसे मोनिका ने खुद साइन किए थे। और इनका डिवोर्स हो गया था वो भी सालों पहले, मगर जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था तो ये वापस क्यों आई मिलोड, और ये किस तरह से खुद को माँ बोल सकती है? अगर इन्हें अपने बच्चों से प्यार होता तो ये कभी भी ऐसे एग्रीमेंट में साइन नहीं करती, ना ही उन्हें जन्म देते ही छोड़कर चली जाती। और मुझे नहीं लगता अब मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत है, तो अब आप अपना फैसला सुना सकती है। इतना बोल वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है, मगर वहीं पर बैठे मोनिका और उसके वकील का चेहरा देखने लायक था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, मगर मोनिका इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी, इसलिए वो नकली आंसू अपने आंखों पर लाकर बोली, मिलोड मैं मानती हूँ मैंने ये सब की, मगर मुझे अपने किए का पछतावा है। प्लीज़ आप मुझे मेरे बच्चों से दूर मत कीजिए। मैं पहले ही अपने बच्चों से इतने सालों तक दूर रहकर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट के साथ जी रही हूँ, मैं अब और अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहती। प्लीज़ मिलोड मेरा दर्द समझने की कोशिश कीजिए, मैं माँ हूँ अपने बच्चों की और वो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो आप मुझे मेरे बच्चों से दूर मत कीजिए। बोल वो अपने दोनों हाथों को ही जोड़ रोने का नाटक करने लगती है, और उसकी इस बात को सुनकर नियति भी अपनी जगह से खड़ी होती है और बोली, नहीं जज मैडम, इस औरत की बातों में मत आइए, इसे कभी भी हमारे बच्चों से प्यार नहीं था, ना ही इसे उनसे कोई मतलब है। ये तो बच्चों की कस्टडी बस इसलिए चाहती है ताकि से हमारे पति से हर महीने एक मोटी रकम मिलती रहे। जज मैडम आप इसकी बातों में मत आइए। 125 एपिसोड। नियति बोली, नहीं जज मैडम, ये औरत एक नंबर की झूठी और मक्कार है, इसे कभी भी हमारे बच्चों से कोई प्यार नहीं था, ना ही इसे अब उनसे कोई प्यार है। ये तो बस बच्चों की कस्टडी इसलिए चाहती है ताकि वो हमारे पति से बच्चों के नाम पर हर महीने एक मोटी रकम ले सके, इसे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। नियति की बात को बीच में ही काटकर मोनिका रोते हुए बोली, नहीं मिलोड मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चे दिला दो मिलोड, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। मोनिका की इस बात को सुनकर नियति काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, जज बोली, देखिए आपको जो भी बोलना है आप दोनों विटनेस बॉक्स में आकर बोलिए। जिसे सुन मोनिका तो जल्दी से जाकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है, मगर नियति धीरे कदमों से चलने की कोशिश करने लगती है, मगर उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। साथ ही उसे फिर से अपने सीने में पेन होने लगता है, जिस कारण उसके कदम हल्के से लड़खड़ा जाते हैं, जिसे ऐसे देखकर आदर्श जज से बोला, मिलोड क्या मैं अपनी वाइफ के साथ विटनेस बॉक्स में खड़ा हो सकता हूँ? इस समय इनकी हालत ठीक नहीं है। जिसे सुन जज इजाज़त दे देती है। तब नियति आदर्श की मदद से जाकर खड़ी होती है और अपनी नम आंखों को लिए बोली, मिलोड आप इस औरत की किसी भी बातों में मत आइए, आपने खुद ही सुना इस औरत ने दोनों ही बार अपने बच्चों को जन्म देते ही हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई थी। यहाँ तक इसने एक बार उन्हें देखना तक पसंद नहीं की, साथ ही इतने सालों में इसने एक बार ये जानने की कोशिश तक नहीं की इसके बच्चे कैसे हैं, वो ठीक भी है या नहीं। इस औरत ने तो इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि इसके बच्चे इसे याद करते हैं भी या नहीं, इसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, कभी एक बार उनकी कोई भी खोज खबर तक लेने की कोशिश नहीं की। तो अब ये यहाँ पर क्यों आई है? हमारी बात का यकीन कीजिए, इस औरत को बच्चों से कोई भी प्यार नहीं है, न ये उनका अच्छे से ध्यान रख सकती है। नियति की इस बात की बीच में ही काटकर मोनिका बोली, तुम ये बोलने वाली कौन होती हो? मुझे पता है मुझे अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, तुम्हें ये बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मोनिका की बात सुन जज बोली, मिस मोनिका आप पहले उन्हें अपनी बात बोलने दीजिए, आपको भी आपकी बातों को रखने का मौका मिलेगा। जिसे सुन मोनिका शांत हो जाती है। तब नियति बोली, मिलोड एक माँ कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती, फिर वो इंसान हो या जानवर। इतनी समझ तो जानवर में भी होती है, जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट पालती है और उन्हें जन्म देने के बाद तो कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। यहाँ तक माँ तो वो होती है जो हजारों की भीड़ में भी अपने बच्चों को पहचान लेती है, मगर ये औरत खुद को माँ बोलती है। अगर ये माँ होती तो अपनी ही बेटी पर हाथ नहीं उठाई होती और उसे उस दिन पहचान ली होती जब ये इसके सामने थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने ना सिर्फ उस पर हाथ उठाए, यहाँ तक उसे बुरा भला बोला। ये औरत किसी भी तरह माँ कहलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसे आप हमारे बच्चे मत देना मिलोड, ये हमारे बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती है। बोलते हुए ही वो रो पड़ती है, जिसे ऐसे रोते देख आदर्श उसे साइड से हक कर लेता है। तभी मोनिका बोली, अच्छा मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ तो तुम क्या हो? तुम भी फिर माँ बनने के लायक नहीं हो, जिसे उसकी खुद की ही बेटी छोड़कर चली गई। वो मुझे बोल रही है मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ। अगर तुम इतनी ही अच्छी माँ होती तो तुम्हारी अपनी बेटी कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाती।
मोनिका की इस बात को सुनकर नियति की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसे अपने सीने में फिर से दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि मोनिका ने नियति की दुखती नब्ज पर हाथ जो रख दी थी। और मोनिका की इस बात को सुनकर जज भी नियति की तरफ देखने लगती है, क्योंकि जज को पता था नियति की बेटी उसे क्यों छोड़ कर गई थी, क्योंकि उसने ही तो परी की कस्टडी रोहन को दी थी। तभी नियति जज को देख बोली, मिलोड ये बात आप भी अच्छे से जानती हो, परी हमें क्यों छोड़ कर गई थी, तो हमें नहीं लगता हमें कुछ भी बताने की जरूरत है, पर हम इतना जरूर बोलेंगे, आपके सामने सारे सबूत खुद ही मौजूद हैं, तो आप खुद ही फैसला कर सकती हैं कौन अच्छी माँ बनने के काबिल है और कौन नहीं। पर हम बस इतना ही बोलेंगे, हमसे हमारे बच्चों को दूर मत कीजिए, हम हमारे दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे बच्चे भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, तो आप एक बच्चों को उसकी माँ और एक माँ को उसके बच्चों से दूर मत कीजिए। मिलोड बोलते हुए वो सिसकने लगती हैं और जज कुछ बोल पाती उससे पहले पीहू अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, जज मैम क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ। पीहू की बात सुनकर सारे लोग हैरान होकर पीहू को देखने लगते हैं, तो वही नियति डरने लगती है, कहीं पीहू भी परी की तरह उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। ये सोचकर ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। तभी जज पीहू को देख बोली, क्या आप अपनी राय रखना चाहती हो। जिसे सुन पीहू हाँ में जवाब देती है, जिसे सुन जज उसे बोलने के लिए बोलती है, तो पीहू अपनी मोम को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और डर भी रही होती है, जिसे ऐसे देख पीहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो बोली, जज मैडम ये आंटी, बोलते हुए ही वो मोनिका की तरफ उंगली करते हुए बोली, ये आंटी खुद को मेरी माँ बोलती है, अगर ये औरत मेरी माँ है तो इनसे पूछिए आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी इनकी जो ये मुझे और मेरे छोटे भाई को जन्म देते ही छोड़कर चली गई। अगर ये सच में मेरी माँ होती तो कभी भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि इन्होंने तो मेरे डैड से कितनी बड़ी रकम ली थी, जिसके बाद तो शायद इन्हें कभी कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मगर फिर भी इन्होंने हम दोनों को कभी नहीं अपनाया, तो अब ये क्यों हमारी ज़िंदगी में आई है। जब मुझे मेरी माँ की ज़रूरत थी तब ये कभी भी मेरे पास नहीं थी, जब कभी भी मैं बीमार पड़ी तब भी ये मेरे या मेरे भाई के पास नहीं थी, जब कभी भी मुझे माँ की याद आती थी ये तब भी मेरे पास नहीं थी। मेरा छोटा भाई, उसे एक माँ के प्यार और उनके दुलार की ज़रूरत थी, तब भी ये नहीं थी हमारे पास। हम कैसे थे कैसे नहीं, ये कभी भी हमारे पास नहीं आई, ना इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की हम जिंदा है या मर गए। बोलते हुए पीहू भी रो पड़ती है। फिर वो नियति के तरफ देखकर बोली, जज मैडम मेरी नियति मोम मुझे भगवान के गिफ्ट के तौर पर मुझे और मेरे भाई को मिली है। जब से ये हमारी लाइफ में आई है हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। पीहू की बात सुनकर नियति के दिल को सुकून मिलने लगता है और उसका डर भी अब कम होने लगता है। तभी पीहू बोली, जब मुझे मेरी नियति मोम मिली थी तब इन्होंने मोम कहने पर मुझे अपने सीने से लगाकर खूब सारा प्यार और दुलार किया था। तब मुझे पता चला एक माँ क्या होती है और उनका प्यार क्या होता है। जब कभी भी मुझे भूख लगती है मेरी नियति मोम मेरे बोले बिना ही समझ जाती है और मेरे पसंद का खाना बनाकर मेरे सामने रख देती हैं। जब स्कूल में टीचर ने मुझे मारा था तब मेरी नियति मोम टीचर से लड़ गई थी, उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी थी। जब कभी भी मुझे कोई चोट लगती है मेरी नियति मोम तब खुद ब खुद मेरे पास आ जाती है और मेरी चोट को देखकर इन्हें दर्द और तकलीफ होता है। मेरी मोम कभी भी हम दोनों भाई बहन की आंखों में आंसू भी आने देती हैं। बोलते हुए वो नियति को देखने लगती है और नियति को देख बोली, मेरी मोम अगर किसी बात से डरती है तो बस इससे, क्योंकि वो मुझे और अंश को खोना नहीं चाहती है, वो कभी भी हमसे दूर नहीं होना चाहती है। और मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों भी अपनी मोम से उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार हमारी मोम हमसे करती है। पर इन आंटी को हम नहीं जानते, इन्हें तो देखकर भी मुझे डर लगता है और अंश रोने लगता है, क्योंकि ये आंटी गंदी है। इन्होंने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया, सबके सामने मुझे, मेरे भाई को और मेरी मोम को बहुत कुछ बुरा बोली है। ये आंटी कभी किसी की मां नहीं हो सकती है। हम दोनों भाई बहन बस अपनी नियति मोम के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी मोम है, ये नहीं ये गंदी आंटी हमेशा मेरी मोम को बोलती है वो सौतेली माँ है। मगर जज मैडम मुझे और मेरे भाई को नहीं पता सौतेला क्या होता है और सगा क्या होता है। अगर हमें कुछ भी पता है तो बस इतना ही पता है, माँ तो माँ होती है, फिर वो कोई भी हो हमारे लिए हमारी माँ ही हमारी दुनिया है, हमारे जीने की वजह है। तो आप प्लीज़ इन गंदी आंटी की किसी भी बात में ना आए और हमारी मोम को हमसे दूर ना करे। इतना बोल वो नियति की तरफ प्यार से देखने लगती हैं और अपनी बेटी की बात सुनकर नियति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। साथ ही उसका सारा डर जो भी उसके मन में था वो सब आज खत्म हो गया और शायद अब नियति के मन में ये डर कभी भी नहीं आने वाला। और एक तरफ से ये अच्छा ही हुआ जो नियति के मन से उसका सारा डर गायब हो गया। नियति के मन से बच्चों को खोने का डर दूर करने में मोनिका का बहुत बड़ा हाथ हो गया। अगर वो कस्टडी का केस नहीं करती तो शायद नियति के मन में ये डर कहीं ना कहीं बना ही रहता, कभी पीहू या अंश उसे छोड़ ना दे, पर आज वो डर पूरी तरह से खत्म हुआ।
पीहू की बात सुनकर मोनिका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसका मन करता है वो अभी ही पीहू और नियति दोनों का ही खून कर दे, मगर वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकती थी, इसलिए वो अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबाकर बोली, ठीक है तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारी नियति माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, मगर तब क्या होगा जब तुम्हारी मोम का अपना खुद का कोई बच्चा होगा, तब क्या वो तुम्हें ऐसे ही प्यार करेगी? तब वो तुम्हारे और अपने बेटे के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, बोलो तब क्या होगा? मोनिका की इस बात को सुनकर नियति बोली, अगर किसी को लगता है हम अपनी ममता का बंटवारा करेंगे या हम अपने बच्चों में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव कर सकते हैं तो ठीक है मिलोड, हम कभी भी अपना खुद का कोई भी बच्चा ही पैदा नहीं करेंगे। हम आज ही जाकर अपनी कोख निकलवा देंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे ही सब कुछ है और इन दोनों के अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। बोल वो रोने लगती है, मगर नियति की बात सुनकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक जज खुद भी हैरान हो जाती है। मगर आदर्श की पकड़ नियति की इस बात को सुनकर उस पर कस जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था नियति कभी भी कुछ ऐसा सोच सकती है या बोल सकती है। उसे नियति की बात सुनकर एक धक्का सा लगा था और नियति की इस बात को सुनकर तो मोनिका कुछ बोल ही नहीं पाती है। तभी जज अपना फैसला सुनाते हुए बोली, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए साथ ही इस केस में जो बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण गवाही है उसे ध्यान में रखते हुए ये अदालत बच्चों की कस्टडी बच्चों की असली माँ। जैसे ही जज ये बात बोलती है नियति की जान तो उसकी हलक में ही अटक जाती है, साथ कुछ पलों के लिए उसके दिल की धड़कने ही रुक जाती है। मगर जज की आगे की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जज बोली, बच्चों की कस्टडी बच्चों की असली मां यानी मिसेस नियति आदर्श राजपूत को दी जाती है और इसी के साथ ये केस यहां पर डिसमिस होता है। तभी रेहान अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, एक मिनट मिलोड, मेरी कोर्ट से निवेदन है वो मिस मोनिका के ऊपर मेरी क्लाइंट को गुमराह करने और उसे मेंटली तौर पर टॉर्चर करने के लिए सजा सुनाए, क्योंकि मोनिका ने मिसेस नियति को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से, जिस कारण इनको हार्ट अटैक तक आ गया और इन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा और इनकी हार्ट सर्जरी करना पड़ा। अगर ये नियति जी का ब्रेन वॉश नहीं करती तो इतनी कम उम्र में इन्हें कभी भी ऐसा इतना बड़ा अटैक नहीं आता जिससे इनकी जान पर खतरा बन जाए। साथ ही मेरी कोर्ट से ये भी विनती है, नियति जी भावनाओं में आकर कोई भी गलत कदम ना उठाए, क्योंकि हर औरत को बच्चे को जन्म देने का अधिकार है और कोई भी उससे उसका ये हक नहीं छीन सकता, फिर वो आप हो या मैं हूँ, क्योंकि एक औरत को ये वरदान खुद भगवान ने दिए है, तो हम कौन होते हैं उससे ये हक छीनने वाले। बोलते हुए वो नियति की मेडिकल फाइल जज के सामने कर देता है, जिसे देखने के बाद जज बोली, मिस मोनिका आपके कारण नियति को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से डिस्टर्ब हुई है, जिस कारण कोर्ट मोनिका को 5 लाख का बड़ा जुर्माना भरने का हुक्म देती है और साथ ही मिसेस नियति से ये भी बोलना चाहती है वो अपना बच्चा करने या ना करने के लिए स्वतंत्र है, उन पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। इतना बोल कोर्ट डिसमिस हो जाता है और जज वहां से चली जाती है। तभी नियति आदर्श के गले लग रोने लगती है और रोते हुए ही बोली, आदर्श जी हमने कर दिखाया, हमने सच में कर दिखाया, हमसे कोई भी हमारे बच्चों को नहीं छीन सकता, वो हमारे बच्चे हैं और हम दोनों उनके पेरेंट्स। बोल वो आदर्श के सीने से लग जाती हैं।